We are starting this poem, a very humorous, but at the same time, the poem has an in-depth message. और कॉमनली क्या होता है, हम लोग कुछ चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं. वी इग्नोर मेनी थिंग्स दैट माइट बी caring about ourselves, taking regular bath, or going for exercise, or perhaps looking after our oral health. I would not call it as teeth. ये सिर्फ एक टीथ नहीं होता है. टीथ के साथ आपका पूरा ओरल हेल्थ विच गोज टिल हेयर, आपका यहाँ तक, वॉट एवर यू आर ईटिंग, इफ वो आपके दांतों में, आपके मुंह में रह जाता है, दैट मे कॉज अ लॉन्ग टर्म इलनेस. योर टीथ माइट, आपकी टीथ में तो प्रॉब्लम आ सकती है. यू मे हैव कैविटीज, गड्ढे पड़ सकते हैं. यू मे हैव बैड ब्रेथ, आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेगा, बदबू आएगी. यू मे हैव ब्लीडिंग गम्स, आपके जो गम्स हैं वो फूलने लग जाएंगे. और लॉन्ग टर्म में इट मे इवन हैव फर्दर प्रॉब्लम्स. जैसे हमारे सर में दर्द होता है तो वी टेक केयर ऑफ अवर हेडेक, हम मेडिसिन लेते हैं, बाम लगाते हैं, कॉफी पीते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से. हमारे हाथ और पैरों में चोट लग जाती है तो हम उसकी देखभाल करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ओरल हेल्थ, हम इस बात को भूल जाते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज यू हैव टू ईट एवरीथिंग थ्रू योर माउथ. एंड जितनी भी आप मेडिसिन को ले रहे हो, सॉरी, जितनी भी आप खाना लेते हो, वो उसी के थ्रू जा रहा. दिस पोएम इज अबाउट द पोएटेस पाम एरिस, जो बचपन में बिल्कुल भी अपने ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखती थी. एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजों का तो आपको इमीडिएटली असर हो जाएगा, लेकिन कुछ का लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं. एंड लेटर ऑन शी हैड डेवलप्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स. उसकी कैविटीज थी, उनके अंदर आपके जो है सिल्वर फिलिंग्स होनी थी. देन इट वाज डिकेइंग, बिल्कुल सड़ रहा था. जब बच्ची होती थी तो उसकी मदर जब उसको पैसा देती थी तो शी वुड बी ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, कैंडीज, जो गम्स को, जो हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं, विच हार्म आवर टीथ. एंड शी यूज टू मेक फन ऑफ अवर हर मदर ऑल्सो. वो अपनी मदर का मजाक भी उड़ाती थी, क्योंकि उसकी मदर के जो दांत थे वो फॉल्स टीथ थे, नकली वाले. तो वो मजाक उड़ाती थी. बट अब शी वॉज हरसेल्फ इन द सेम सिचुएशन. शी वॉज नाउ वल्नरेबल टू द सेम. एंड दैट इज द पोएम. दैट इज ओ. अब लेट अस कम टू द एग्जाम पी, मतलब कि उसमें ओ. ओ इज एन एक्सप्रेशन, इट्स एन exclamation. It's an exclamation. Oh means she is regretting. क्वेश्चन है पेपर का. शी इज रिग्रेटिंग कि काश, आई विश मीन्स काश कि मैंने अपने दांतों की देखभाल करी होती.
Now, the second question from the name of the poem is me. Why the word me is being used here? My होता है ना, me तो नहीं होता, me तो होता है मुझे. It's a poetic license. यहाँ पर गलत मतलब कि it has been used just to give a poetic rhyming scheme. एक ओल्ड वर्जन में पोएटिक राइमिंग स्कीम देने के लिए यहाँ पर जो है आफ्टर मी टीथ लिखा है. इट इज नॉट आफ्टर माई टीथ. इट्स नॉट आफ्टर माई टीथ, इट इज आफ्टर मी टीथ. बट लेकिन इसका जो मीनिंग है वो यही है, आफ्टर माई टीथ. काश कि मैंने अपने दांतों की देखभाल करी हो. राइट. द पोएम इज अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मतलब ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, ये उनके अपने एक्सपीरियंस है. दैट शी हैड इग्नोर्ड हर ओरल हाइजीन, अपने दांतों की देखभाल उसने जब बच्ची थी या फिर बड़ी हुई थी, शी नेवर टुक केयर ऑफ दैट. इवन जो ब्रश भी करती थी, दैट वॉज ओनली अ फॉर्मेलिटी. एंड द पोएम एंड्स अप विद अ मैसेज. Make hay while the sun shines means one should take care. कहते हैं ना, precaution is better than cure. Similarly, one should take care of everything when time is there. एक बार टाइम चला गया, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. एक बार मौका चला गया तो देर इज नथिंग लेफ्ट, ओनली रिग्रेट. अगर आपने उस चीज को उस वक्त नहीं किया है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो. आप चाहे कितनी मर्जी बार सॉरी बोलो, आप कितनी मर्जी बार रो लो पिट लो, दैट टाइम विल नॉट कम बैक. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू ऑलवेज टेक केयर while the time is there. जब आपको कोई बड़ा बोलता है, आपकी डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि टाइम से समझ जाओ, तो थिंग्स आर गुड. और ये जो मैसेज है क्लास 9, इट इज नॉट ओनली फॉर दिस पोयम, इट इज फॉर एवरीथिंग. हर एक चीज के लिए होता है. लाइक व्हेन वी, हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं, द स्टूडेंट्स हु डोंट टेक एनी केयर. टीचर्स आर टेलिंग, वो यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से उठा के फेंक देंगे. पेरेंट्स ने बोला तो पेरेंट्स को सोचेंगे ओ दे आर ऑल मैड. बट व्हेन थिंग्स गो अबाउ देयर हेड, अपने सर के ऊपर से जब चला जाता है ना, तो रोते हैं. देन दे रिग्रेट. बट रिग्रेट से तो कुछ होगा नहीं. एवरीथिंग रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस एंड एग्जाम्स ओनली. आई हैड वन चाइल्ड, वन स्टूडेंट लॉन्ग बैक, बहुत पहले, वेरी नॉटी. मतलब अगर हम उसकी नॉटीनेस को मेशर करें ना, तो शायद मेजरमेंट कम हो जाए. He used to make fun of the teachers. He would argue with the teachers. पढ़ना होगा, हो जाएगा. पेरेंट्स उसको बेचारे समझा समझा के थक गए. टोटली जिसको बोलते हैं ना, बहुत शैतान. एंड ही वुड मेक कमेंट्स ऑन एवरीवन. मतलब कोई आता जाता टीचर सब पे कमेंट करे. आई यूज टू टेल हिम डोंट डू दैट. थोड़ा मेरे से, ही वॉज जस्ट व्हाट वी से, थोड़ा मैं उसको, मेरे से बहुत प्यार था, मैं नहीं बोलूंगी. ही हैड. तो आई यूज टू टेल हिम डोंट डू दिस. पढ़ लो, मैम हो जाएगा, मैम हो जाएगा. स्माइल करेगा हमेशा. वही हुआ, 10th में ही गॉट वेरी लेस मार्क्स. नाउ मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम्स दो और थी. और एक प्रॉब्लम थी, ही वॉज इन न्यू क्रिएशन. वो स्कूल 10th तक ही था, तो ही हैड टू शिफ्ट हिज स्कूल टू सम अदर एरिया, क्योंकि 11th तो था नहीं. और किसी भी स्कूल में 11th में उस परसेंटेज में कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था. And secondly, a very unfortunate incident happened with him. उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ. His father got heart attack and paralyzed. He was only 14 years. For 1 year, he had to drop the
एजुकेशन, एक तो मार्क्स नहीं थे, दूसरा घर में और कोई था नहीं, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। आप सोच सकते हो एक 14 इयर्स का बच्चा अपने फादर की बिजनेस को संभाल रहा था, एंड दैट 1 ईयर ही रिग्रेटेड, ही रिग्रेटेड कि मैं काश पढ़ लिया होता, मैं काश पढ़ लिया होता। अल्टीमेटली व्हेन ही केम टू, मतलब 1 साल बाद उसके फादर थोड़े ठीक हुए, देन ही हैड टू टेक एडमिशन इन द, जो प्राइवेट होते हैं उसमें लेकर उसने अपना 12th कंप्लीट किया। बट ही यूज टू थिंक, मैं काश कि मैं पढ़ा होता तो आई कुड हैव टेकन साइंस, आई कुड हैव टेकन कॉमर्स। बहुत मुश्किल से उसने अपना 12th कंप्लीट किया था, और आज भी रिग्रेट करता है। एंड दिस इज व्हाट द मैसेज सेज, जब टाइम होता है तो हमें अपने हेल्थ के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, वी शुड ऑलवेज टेक केयर। व्हेन पेरेंट्स, टीचर्स, व्हेन आवर डॉक्टर्स हमें कुछ एडवाइस करते हैं, वी शुड हेयर देम। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज AABBA। एंड आपके पोएम के अंदर मैक्सिमम जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो है आपके रेपिटिशन and electrician. Of course, you have others also, but ये maximum सभी उसमें use हुआ है in all the lines. So let us begin the poem. Parents alone are responsible for inculcating a good sense of dental hygiene among children. Do you agree? This, ये जितने भी लिखे हुए होते हैं ना, they can be part of your questions. Yes, parents are responsible, but the children are also as responsible as a child. Like how many of us actually take, हम लोग दातुन करते हैं हम लोग, तो how many of us are actually taking twice a day? In fact, according to the dental doctors, dentist, it's not once or twice, it is after every sweet. अगर आप कोई भी sweet खाते हो उसके बाद you should take brush. How many of us actually take care? October in India is called as the dental month. How many of us go to the dental dentist regularly just for oral checkup? कितने हम लोग जाते हैं? I don't think anyone. So it is not only doctors, even the teachers must tell the children. The students themselves might also be aware, उनको भी पता होना चाहिए. As I said, ये जो O लिखा है, this is a sign of regret. The poetess is regretting. ये जो exclamation है, it is regretting that I should have taken care of my teeth. Oh, I wish I had looked after me teeth. काश कि मैंने अपने दांतों की देखभाल की होती. She is regretting. वो regret कर रही है that she had avoided and spotted the perils beneath. Now, what is the meaning of perils? Perils मतलब जो harm. Perils का मतलब होता है the harm. She should have noticed the harm that was there beneath her teeth. Now she says, all the toffees I chewed and the sticky food, sweet sticky food. अगर मैंने ध्यान किया होता, and spotted the perils, अगर मुझे पता होता, if I would have noticed that it would harm my teeth, the toffees which I chewed, the sweet sticky food which I ate, they had caused harm.
Oh, I wish I had looked after me teeth. I wish I should have should have been much more willing. यहाँ पर willing जो है, it is not written in complete way. It means मुझे समझना चाहिए था. I should have understood. I should have understood when I had more tooth than filling. कब समझना चाहिए था? जब उसके पास प्रॉपर दांत थे, उसके दांतों में कोई फिलिंग नहीं थी. अब राइट नाउ हर टीथ जो है, हर टूथ जो है, उनमें फिलिंग्स थे. यू हैव द सिल्वर और गोल्डन फिलिंग्स होते हैं, अगर आपने देखा हो. समटाइम्स इट इज यू नो गड्ढे पड़ जाते हैं. व्हेन द कैविटीज आर देयर, उसमें गड्ढे पड़ गए तो दे आर फिल्ड अप विद द अमेल्गम. वो कहते काश कि मैंने उस वक्त ध्यान दिया होता, जब मेरे पास प्रॉपर टीथ था, जब माय टीथ वर नॉट हार्म, व्हेन दे वर नॉट हैविंग द कैविटीज. टू पास अप गॉपस्टॉप्स फ्रॉम रिस्पेक्ट टू माय चॉपर्स. यहाँ पर जो रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स मतलब आई शुड हैव रिस्पेक्टेड माय टीथ. यहाँ पर ये जो चॉपर्स हैं, दिस इज द मेटाफॉर फॉर टीथ. चॉप करते हैं ना हम, उसे काटते हैं ना, चबाते हैं, इसीलिए इट इज चॉपर्स. अगर उसने दांतों की देखभाल की होती तो उसके दांतों में कभी हार्म नहीं होता. शी शुड हैव गिवन द रिस्पेक्ट, यानी कि शी शुड हैव लुक्ड आफ्टर हर टीथ एंड टू बाय समथिंग एल्स विथ माय शिलिंग. और उसकी जगह पर, मतलब जब वो पैसे मिलते थे, तो शी शुड हैव बॉट समथिंग एल्स. शी कुड हैव स्पेंट इट समथिंग वाइजली. मीठा खाने की जगह कुछ और खरीदती. यहाँ पर शिलिंग इज मनी. When I think of the lollies I licked, जो लॉलीज लॉलीपॉप्स होते थे जिनको मैं चाटती थी, लिकिंग मीन्स चाटना. And the licorice all sorts I picked. Again, licorice is a candy जिनको मैं खाती थी. All that sherbet dabs big and little. छोटे छोटे स्वीट्स जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, चिक्की, पीनट के जो आपके होते हैं, द वन विच इज मेड विद जैगरी एंड पीनट. अगर मैंने वैसा कुछ नहीं खाया होता. एंड ऑल दैट हार्ड पीनट ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स बहुत ही एकदम दांतों को चिप लग जाता है. माई कंसाइंस गेट्स प्रिक्ड. जब मैं ये सारी चीजें सोचती हूँ ना, कि मैं क्या क्या करती थी, हाउ आई हार्म माई टीथ, what are the things I ate up. I used to lick lollipops. I used to eat sweets, hard, sweet, मतलब कि जो hard होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, means all kinds of sweet which were harming her teeth. She used to eat them. और अब my conscience get horribly pricked, मतलब अब उसको जो है, उसका सोल जो है, उसको डांट रहा. शी इज फीलिंग इट फ्रॉम हर हार्ट. कंसाइंस होता है हमारी अंतरात्मा और इनर सोल. नाउ इट गेट्स हर्ट. अब उसको समझ आ रहा है. नाउ शी इज रियलाइजिंग.
माय मदर, उसकी जो मदर थी वो उसको समझाती थी। शी टोल्ड मी नो एंड। उन्होंने बोला, इफ यू गॉट अ टूथ यू गॉट अ फ्रेंड। ये पेपर में भी आता है और आपके बैक में भी एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज देयर एट द बैक ऑल्सो। मेरी मम्मा कहती थी, इफ यू हैव अ टूथ यू गॉट अ फ्रेंड। नाउ व्हाई दिस इज देयर, मतलब ये क्वेश्चन पेपर का है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, कि व्हाट डज इट मीन, हु इज अ फ्रेंड। फ्रेंड कौन होता है? एनी वन हु हेल्प्स अस, एनी वन हु केयर्स फॉर अस। एंड हमारे जो दांत होते हैं, दे आर अवर फ्रेंड्स, because they help us in chewing the food. They help us in bringing a big smile on our face. They are as important as any other organ. उसकी मम्मा ने उसको समझाया था। आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, लेकिन मैं अपनी मम्मी की बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। आई वुड इग्नोर माई मदर्स वर्ड्स बिकॉज मैं छोटी बच्ची थी। मुझे लगता था मम्मी तो यूं ही बोलती रहती है, एज वी ऑलवेज डू इट, हम यही करते हैं ना। My toothbrush was hairless, मतलब she did not have a proper toothbrush, उसके पास जो है प्रॉपर टूथब्रश भी नहीं था। उनमें बाल ही नहीं होते थे, एंड ब्रश के अंदर ब्रश नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है। आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं होता था कि मैं अपने लिए एक नया टूथब्रश खरीद लूं। ओ, आई शोड देम द टूथपेस्ट, ऑल राइट। ठीक है, मैंने तो उनको दांत दिखा तो दिया, मतलब टूथपेस्ट, और मैं दिखाना नहीं, इट मीन्स शी यूज टू ब्रश वेरी केयरलेसली। आई फ्लैश इट अबाउट लेट एट नाइट, जस्ट एक ऐसा लगता था जैसे मैं उनको झलक दिखा रही हूँ। मीन्स शी डिड नॉट प्रॉपरली ब्रश इट। आई फ्लैश इट, मतलब फ्लैश क्या होता है? फ्लैश क्या होता है? लाइट 1 मिनट के लिए आती हो, चल, फ्लैश। तो उसी तरीके से आई जस्ट did not spend time in brushing my teeth properly. She did not have a proper brush also. But up and down brushing and poking and fussing didn't seem worth the time I could bite. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर दांतुन कर सकूं। और दांतुन करने का हमारा राइट तरीका क्या होता है? अप, डाउन, इन, आउट, यही द राइट वे होता है। लेफ्ट, राइट, एंड देन वी हैव टू रिंस। लेकिन वो सोचती थी, इतना टाइम किसके पास है, बैठकर ऊपर नीचे आगे पीछे अब अंदर बाहर करो। आई हैव सो मच ऑफ वर्क टू डू। डिडंट सीम वर्थ द टाइम आई कुड बाइट। इसकी जगह मैं कुछ खा लूं। मैंने जितना टाइम मैं खाने में लगाती थी उतना उतना टाइम जो है आई नेवर पेड अटेंशन।
If I would have known I was paving the way to cavities, gaps and decay. अगर मुझे पता होता, I would have known means अगर मुझे पता होता, आई वॉज पेविंग द वे मतलब मैं जो हूँ कैविटीज, कैप्स लग जाते हैं अगर दांत टूट जाता है, या सडन डिके, अगर मुझे पहले पता होता कि दीज थिंग्स विल हैपन विद मी, आई वॉज गिविंग द वे टू दीज डिजीजेस, आई वॉज गिविंग वे टू दीज हार्म इन, ऐसा नुकसान होगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती. द मर्डर ऑफ फीलिंग्स, इंजेक्शंस एंड ड्रिलिंग्स, आई वुड हैव थ्रोन ऑल माई शरबत अवे. अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरे दांतों के अंदर इतने सारे फिलिंग्स हो जाएंगे, मुझे इतनी सारे इंजेक्शंस लगेंगे, मेरे दांतों के अंदर ड्रिलिंग होगी. ड्रिलिंग इज डन व्हेन वी आर डूइंग द आरटीसी, मतलब जो सॉरी आरसीटी, तो उस वक्त में द डॉक्टर हैव्स टू यूज अ ड्रिल. If I would have known that these things would be used on me, I have to take this much of painkillers, injections, drilling, तो मैं उन सारे स्वीट्स को उठाकर फेंक देती. बट नाउ, लेकिन अब, सो आई ले इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर. द डेंटिस्ट इज द डॉक्टर इज एन ओल्ड मैन. उसके चेयर पर बैठी हूँ. वाई? शी इज गेटिंग हर ट्रीटमेंट. एंड आई गेज अप हिज नोज इन डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब दुखी होकर, सोरोफुली. मैं उसकी तरफ देख रही हूँ. द डॉक्टर इज ट्रीटिंग मी, ही इज ड्रिलिंग, ही इज गिविंग इंजेक्शंस, इट इज पेनफुल, काफी दर्दनायक है. एंड हिज ड्रिल इट टू डू वाइन इन दीज मोलर्स ऑफ माइन. और वो जो है मेरे दांतों के अंदर जो है ड्रिल कर रहा, मेरे मोलर्स में, द मोलर्स आगे वाले में. एंड आई एम लुकिंग एट हिम होपलेसली, कि काश मैंने कुछ किया होता, मैंने कहना माना होता. टू amalgam, he will say foreign there. Amalgam actually is a word जो आपकी फीलिंग्स होती है, और यहाँ पर यू को चेंज कर दिया गया है. फिलिंग लगाते हैं, वो कहते हैं दो दांतों में और आपकी फीलिंग्स होनी. द डॉक्टर इज गिविंग हिम द एडवाइस. हाउ आई लाफ्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ. फॉल्स मतलब वो जो पूरा का पूरा डेंचर होता है, which अगर पूरे दांत खराब हो जाते हैं तो दे हैव टू बी रिमूव्ड. एंड जो फॉल्स टीथ होता है आजकल तो फिक्स भी हो जाता है. नाउ डेज यू हैव द फिक्सिंग अप ऑल्सो, कंप्लीट फिक्स हो जाता है आपका. पहले जमाने में होता था उसको पूरा निकाल के, अभी भी होता है ऐसा नहीं, इट इज देयर, दोज हु आर नॉट एबल टू बाय द फुल डेंचर, तो वो लोग वो नकली वाले दांत होते हैं उसको पानी में रखते हैं, रात को उसे बाहर निकाल देना पड़ता है. यू कैन नॉट वियर इट एंड स्लीप, तो आपको रात को उसे बाहर निकाल के रख देना पड़ता है. एंड यू हैव टू पुट इट इन द वाटर, उसको पानी में रखना पड़ता है वो सॉफ्टनेस के लिए. वो इसीलिए यहाँ पर उसने बोला है, हाउ आई लाव्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ एज ए फोम्ड इन द वाटर्स beneath. जब उसे पानी में रखा होता था तो मैं मम्मी का मजाक उड़ाती थी, आपकी तो नकली दांत है. लेकिन अब वो जो बर्बादी थी, वो जो डिस्ट्रक्शन था, अब उसके, मतलब अब उसके साथ हो रहा था. नाउ द सेम history was repeating with her, because soon she would also be having the false teeth. अगर उसके दांत ऐसे ही खराब होते रहे तो उसको भी दांत लगाने पड़ेंगे, उसको भी लगाना पड़ेगा. बट नाउ कम्स द reckoning. इट इज मी दे आर beckoning. मतलब beckoning मतलब चिढ़ाना, चिढ़ाना. एंड अब उसको जो है, बेचारी को, अब वो
जो ऐसा लग रहा था वो जो दांत है उसको चिढ़ा रहे हैं। दे आर नाउ टीजिंग देम कि अब तुम्हारी बारी है भाई, नाउ इट इज योर। ओह, आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। और अब उसको लगता है, काश कि मैंने जो है अपने दांतों की देखभाल पहले किया होता। इफ इट वुड हैव बीन, देन मे बी now she was not sitting at the dentist chair. She might not have felt this much of pain, इतने injections which were now, अब जो है उसकी बारी थी। Now it looked as if those old teeth, those false teeth जो है वो उसको चिढ़ा रहे हैं। रेकॉर्डिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है काउंटिंग, काउंटिंग बैक, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन। जैसे अब वो ऐसा लग रहा था, रिकॉर्डिंग का जो मीनिंग होता दैट इज व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, एस्टिमेटिंग। अब ऐसा लग रहा था कि वो जो टीथ है ना, देवर नाउ काउंटिंग कि अब तुम्हारी बारी है, देखो एक दो करके सारे एक एक करके तुम्हारे दांत जा रहे हैं। एंड दे वर मेकिंग फन कि अब तुम्हें भी जो है, यू ऑल्सो नाउ हैव टू वियर द फॉल्स टीथ। ऐसा लग रहा था, इट इज नॉट ट्रू, बट उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बदले का टाइम आ गया है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ द रिवेंज। नाउ इट वॉज अ बैकवर्ड काउंटिंग। अब शायद एक एक करके उसके भी दांत खराब हो जाएंगे। एंड शी ऑल्सो हैव टू वियर द फॉल्स टीथ। अब ऐसा लग रहा था कि द टाइम वॉज रिवर्सिंग बैक, नाउ इट वॉज हर टर्न, अब उसकी बारी आ गई थी दैट शी हैज टू वियर दैट फॉल्स टीथ। ऐसा लग रहा था वो टीथ इसका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो एक दो एक एक करके तुम्हारे सारे दांत जो हैं वो खराब हो गए हैं। सो सून यू हैव टू वियर द फॉल्स टीथ। And the poem ends with once more the same repent.
दैट इज कि काश मैंने अपने दांतों की देखभाल करी होती. राइट. So this is the poem line by line. And as we have said, this is only about the poet's experience. कि जब वो बच्ची थी तो she never would take care of her oral health or dental hygiene. And even when her mother used to tell her, तो भी वो उसको ignore करती थी. She would always be making fun of her mother. एंड शी थॉट इट इज ऑल मजाक है. चलो पेरेंट्स का तो होता है ना बात. मैम ये तो अभी जैसे मैंने आपको ये जो स्टोरी सुनाई थी, दैट्स अ ट्रू स्टोरी. नॉट अ स्टोरी बट अ ट्रू इंसिडेंट. तो वी टेक इट इन दैट वे ओनली. व्हेन समवन गिव्स अस एडवाइस तो हमें लगता है इसको हमारे से ज्यादा पता है क्या. छोड़ो, जब होगा तब देखा जाएगा. बट वेन द पेन कम्स टू अस देन वी रियलाइज, जब वो पेन हमें आता है तो हमें रियलाइज होता कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया. ठीक है. तो दिस इज द पोयम. लेट अस नाउ गो विद द पोएटिक डिवाइसेस. One by one I am writing down all the poetic devices. The first is, and spotted the perils and the sweet sticky. अगर हम इन दोनों लाइंस को साथ में लेकर चलते हैं तो दिस बिकम्स एनाफोरा, बिकॉज द वर्ड एंड इज रिपीटेड. एंड इस वाले के अंदर स्वीट स्टिकी इज alliteration. Then again, much more is again alliteration. ये भी आपका alliteration है. Already told choppers, chop करना. यहाँ पर the choppers has been used for instead of teeth. So it is metaphor. Already it is written here, it is metaphor. मेटाफॉर क्या होता है? जब हम किसी चीज के लिए कुछ और यूज करते हैं. Then again, it is alliteration. Lollies, I licked. The word L is repeated. So the letter L is repeated. Big and little. ये opposites हैं. Big and little opposites हैं. तो it is oxymoron. जब दो words opposite साथ में आते हैं, like day and night. अप एंड डाउन अभी हमारे इसमें है. अप एंड डाउन, बिग एंड लिटिल, दे आर ऑक्सीमोरन्स. दे आर ऑपोजिट वर्ड्स यूज टुगेदर. अगेन माई मदर. अप एंड डाउन. यहां पर इफ यू सी देयर इज नो कॉमा, नो पंक्चुएशन मार्क. सो हेयर इट इज enjambment. Then cavities, caps, alliteration. Molars of mine, again alliteration. Here again, you don't have any kind of punctuation. So here it is again enjambment. Enjambment क्या होता है? When a line moves to the second line, पहली लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं तो normally there is a comma or a full stop. लेकिन जब ये नहीं होता है, there is no comma, no full stop, मतलब no punctuation mark is used, then we call it as enjambment. और ये जो हमारा सेंटेंस है, ओ आई विश्ड, ये आपका रिपीटेड है. तो इट इज कॉल्ड एज, अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर भी इट इज रिपीटेड, वन लाइन टू लाइन. तो इसको हम बोलते हैं रेफरेन. एनी लाइन विच इज repeated in the beginning or end is called as refrain. Plus the word I बार बार जो वर्ड आई है, इट इज रिपीटेड. ये आपका रेपिटेशन है. इट इज रिपीटेड इन ऑल. देखो, आई वुड हैव, आई
आई, इसीलिए दिस इज रेपिटेशन. तो बेसिकली यू हैव repetition, alliteration, enjambment, metaphor, and oxymoron in this poem. That is, oh, I wish I had looked after me teeth. Right? The poetic devices which you have are. और जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ओ क्यों लिखा है, रिग्रेट. मी क्यों लिखा है, मी तो नहीं होता, मी इज अ रॉन्ग वर्ड, माई होता है. तो इट हैज बीन यूज टू जस्ट गिव अ राइमिंग, मतलब कि एक राइम देने के लिए मी हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ माई. इट्स एन ओल्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग. ये एक पुराना, मतलब आपके क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं पूरा से आंसर्स आपको बता रही हूँ. पेरिल्स का मतलब होता है, इन दिस यू हैव पेरिल्स. पेरिल्स मतलब हार्म. पेरिल्स मतलब सारे, एनी काइंड, जैसे कीड़े हो गए, डिके हो गया. पेरिल्स मीन्स हार्म. देन चॉपर्स, चॉपर्स इज आपके, इट हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ योर टीथ. राइट. लिकरीज, लॉलीज, शरबत, डैप्स, ये सब कुछ जो है वो स्वीट्स हैं. जो कोई कुछ तो मतलब कि बहुत मीठे होते थे, कुछ स्टिकी होते थे, कुछ हार्ड होते थे, कुछ ब्रिटल होते थे. और इन सब की वजह से उसके जो दांत थे वो खराब हो गए थे. चुबना, प्रिक मीन्स चुबना. प्रिक मीन्स चुबना, समथिंग विच hurts you. So, in a nutshell, the poem is about, it is written in a very entertaining manner, that when she was a small child, she never took care of her oral health. She, not only that, she did not take care. सिर्फ टेक केयर से नहीं होता है. शी यूज टू इनफैक्ट स्पॉइल इट, उसने तो उल्टा उसको खराब कर दिया था, बाय ईटिंग दोज थिंग्स विच आर नॉट टू बी ईटन. और अगर आप लेते भी हो तो डॉक्टर्स कहते हैं यू शुड ब्रश योर टीथ प्रॉपरली. एंड ब्रशिंग द टीथ का मतलब होता है व्हेन यू आर टेकिंग द प्रॉपर ब्रश, एंड द ब्रश शुड बी चेंज आफ्टर 2 or 3 months. एंड देन यू शुड सी दैट आपकी जो ब्रशेज हैं, ब्रश है, उनके दांत जो है वो ऐसे दांत नहीं फाड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है. So you have to change it. You should take a proper toothpaste, and then in the proper manner, इधर 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 in the round way, you should take it in the proper. लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती. She would ignore all those precautions. जैसे हम कहते हैं ना, precaution is better than cure. So she would ignore it. Instead, उसकी जो मम्मी थी, she had told that she you should brush properly. You should not eat such food. लेकिन वो बच्ची थी, तो शी वुड इग्नोर हर मदर्स एडवाइस, एंड इंस्टेड शी वुड मेक फन ऑफ हर मदर्स फॉल्स टीथ. उनके जो मदर के जो दांत थे वो निकल चुके थे, तो उनका मजाक उड़ाती थी. लेटर ऑन व्हेन शी ग्रू ओल्ड, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, जब उसके दांत जो है, नाउ दे स्टार्टेड गिविंग द रिप्लाई. अब उनकी बारी थी, अब उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया. एंड शी फाउंड कि उसके दांतों में कैविटीज हैं, डिके, सड़ चुका है. और अब डॉक्टर्स जो थे, दे वर ट्रीटिंग इट विद द इंजेक्शंस, कभी ड्रिल कर रहे थे जोर से. एंड शी वॉज फीलिंग दैट पेन. एंड सिटिंग ऑन द डेंटल चेयर, शी, मतलब कि उसने रियलाइज किया कि उस वक्त अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज उसको इतना दर्द नहीं सहना पड़ता. सो दैट इज व्हाट द मैसेज कन्वेज, कि मेक हे while it sun shines means you should take care when the things are in your court, when the ball is in your court. जब आपके पास मौका है, उस वक्त आपको मौके को जो है छोड़ना नहीं चाहिए. Or else later you would have nothing, only and only regret. The poem is written by Palm Eris. आता है पेपर के अंदर द नेम ऑफ द पोएट, तो याद कर लेना, पाम एरिस. That's the end. Oh, I wish I had looked after me. Tea.